इससे पहले के लेक्चर में हमने लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को डिटेल में समझा और उसी आइडियोलॉजी वाले सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को डिटेल में समझने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनट्स, जहां मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ईजिली समझाने वाली हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद के इस टर्म का यूज़ जनरली टू फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें पहला है जब किसी राष्ट्र या नेशन के मेंबर्स अपने नेशनल आइडेंटिटी के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है। और वहीं दूसरा, जब कोई नेशन के मेंबर सेल्फ डिटर्मिनेशन को अचीव करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो किसी नेशन के इंटरेस्ट या पॉलिटिकल गोल को यूज़ करने के लिए या उसे अचीव करने के लिए की जाती है। बेसिकली इसके पीछे का कोर आइडिया ये है कि हर नेशन को सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार होता है, साथ ही साथ ये किसी भी तरह के आउटसाइडर इंटरफेरेंस को रिजेक्ट करता है। नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी का एम होता है कि किसी उस नेशन की सिंगल आइडेंटिटी क्रिएट करना जो एक समान सोशल कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक से बना हो, साथ ही साथ वो समान इथनिसिटी, जियोग्राफिकल लोकेशन, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशंस और हिस्ट्री को शेयर करता हो। तो अब आइए हम इसके ओरिजिन और डेफिनेशन को समझते हैं। नेशनलिज्म का अर्ली प्रैक्टिस अगर देखें तो हमें ग्रीक के सिटी स्टेट में ये दिखाई देता है, जहाँ पर जो नॉन ग्रीक्स थे या जो ग्रीक नहीं थे उनको इन्फीरियर समझा जाता था, मतलब कम समझा जाता था वहाँ के लोगों से। तो हम इस तरह इसकी अर्ली प्रैक्टिस देख सकते हैं कि कैसे ग्रीक्स की सोसाइटी में हमें ये देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सिंडर, नेशनलिज्म माइंड का वो कंडीशन है या वो फीलिंग है या सेंटिमेंट है जो कॉमन लिटरेचर, हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम और रिलीजन को डिनोट करता है और उसे एक कॉमन आइडेंटिटी की तरह स्टैब्लिश करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये वो आइडियोलॉजी है जो लॉयल्टी, अफेक्शन या डिवोशन की फीलिंग क्रिएट करता है किसी पर्टिकुलर नेशन के लिए। अब हम नेशनलिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखते हैं। इसमें पहला है वन नेशन, जिसका मतलब है कि इसमें एक उस नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी के तहत एक नेशन की कल्पना की जाती है। वहीं दूसरा है ग्रुप फीलिंग, मतलब ग्रुप फीलिंग से यहाँ पे मतलब है बिलोंगिंगनेस की फीलिंग। मतलब इसमें क्या होता है, इस नेशनलिज्म के फीलिंग के साथ जो ग्रुप्स होते हैं उनको एक नेशन से तो जोड़ा जाता है, साथ ही एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग से जोड़ा जाता है। वहीं तीसरा है डिफाइंड टेरिटरी होती है, मतलब जिस नेशन की कल्पना करके हम नेशनलिज्म का भाव जगाते हैं उसके लिए एक डिफाइंड टेरिटरी होती है कि हाँ, इतने पर्टिकुलर एरिया में हम एक नेशन का हम इमेजिनेशन करते हैं और उसके लिए एक नेशनलिज्म क्रिएट करते हैं। वहीं इसकी अगली विशेषता ये है कि यहाँ पे एक कॉमन इंटरेस्ट होता है जिसको अचीव करने के लिए वो नेशनलिज्म का यूज़ करते हैं। वहीं इसकी अगली विशेषता होती है कि इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, उस कंट्री के हिस्ट्री से उसे कनेक्ट किया जाता है और कई इवेंट्स को ऐसे ग्लोरीफाइंग इवेंट और स्टोरी को क्रिएट करके उस नेशन को बेस्ट दिखाने की कोशिश की जाती है। और इसकी अगली विशेषता है कि यहाँ पे कल्चर, आर्ट, पोइट्री, लिटरेचर आदि चीज़ों का यूज़ करके यहाँ पे नेशन प्राइड को क्रिएट किया जाता है या एक सॉलिडारिटी क्रिएट की जाती है। तो आइए अब नेशनलिज्म की थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री भी समझ लेते हैं। अमेरिकन फिलोसोफर हांस कोहेन ने 1944 में कहा था कि नेशनलिज्म के कंसेप्ट का एमर्जेंस 17वीं सेंचुरी से ही देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम मैकियावेली की राइटिंग्स में देखें तो हम क्लियरली वहाँ पे नेशनलिस्ट थॉट को देख सकते हैं। अगर हम यूरोप की बात करें तो नेशनलिज्म का आइडिया हम देखें तो वहाँ पे नेपोलियन और बिस्मार्क के टाइम से ही हम नेशनलिज्म का एमर्जेंस देख सकते थे, जहाँ पे नेशनलिज्म ही था जो वहाँ की पॉलिटिक्स को या वहाँ के स्टेट को शेप दे रहा था। और अगर हम 19वीं सेंचुरी में आ जाते हैं तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि नेशनलिज्म का बहुत प्रोमिनेंट रोल रहा था जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन में। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम देखते हैं ना कि जर्मनी और इटली कितने यूनाइट हो जाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वहाँ पे उभरता है, तो वो सब नेशनलिज्म के कारण होता है। लेकिन अगर हम नेशनलिज्म को पॉलिटिकल साइंस में देखें तो ये जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न कंसेप्ट है जो कि हमें 19वीं सेंचुरी में दिखाई देता है।
आगे की स्लाइड में हम नेशनलिज्म को और अच्छे से समझेंगे। अगर हम नेशनलिज्म को 19वीं सेंचुरी में देखते हैं तो मैंने पहले ही बताया था कि कैसे जर्मनी और इटालियन स्टेट का यूनिफिकेशन में कितना बड़ा रोल रहा था 19वीं सेंचुरी में नेशनलिज्म का। वहीं अगर हम देखें तो नेपोलियन जो था उसने भी नेशनलिज्म की फीलिंग का यूज़ करके अपने एम्पायर को यूनाइट किया और यूरोप यूरोप के कई देश जो छोटे छोटे देश थे उसको कैप्चर किया। और अगर हम एशिया के कंटेक्स्ट में नेशनलिज्म की बात 19वीं सेंचुरी में करते हैं तो कई एशियन कॉलोनी में भी हम नेशनलिज्म का राइज देख सकते हैं जो कि धीरे धीरे इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे। वहीं अगर हम 20वीं सेंचुरी में नेशनलिज्म की बात करें तो इस सेंचुरी में नेशनलिज्म अपने पीक पे पहुंच गया था और यही नेशनलिज्म आइडियोलॉजिकली फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना था। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देखते हैं कि जो जापान था वो इम्पीरियल जापान बन गया था, मतलब इम्पीरियलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा था वहाँ पे नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी के थ्रू। तो वो जापान क्या कर रहा था, वो इम्पीरियल एम्पायर बन गया था। वहीं अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर में कम्युनिज्म को नेशनलिज्म के साथ मिक्स कर दिया गया था और कम्युनिस्ट नेशनलिज्म को वहाँ पे फॉलो किया जा रहा था। और इसी नेशनलिज्म के तहत हर कंट्री वर्ल्ड में वेरियस फील्ड जैसे कि इंडस्ट्री हो गया, मिलिट्री हो गया या नेवल सुप्रीमेसी हो गया, ये सब क्रिएट करना चाह रही थी। इसलिए हम 20वीं सेंचुरी में देखते हैं कि जो नेशनलिज्म था वही नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए एकमात्र कारण बन गया था। मतलब ओवरऑल ये कहें तो नेशनलिज्म का जो इम्पोर्टेंस था वो इतना बढ़ गया था कि हर कोई अपना नेशनल इंटरेस्ट नेशनलिज्म के थ्रू फुलफिल करना चाह रहा था। वहीं हम पैरेलली देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को काफ़ी ह्यूमिलिएशन सहना पड़ा था, जिसके कारण वहाँ हमें नेशनलिस्टिक राइज दिखाई देता है। वहाँ पे हिटलर जैसे लीडर एमर्ज होते हैं जो जर्मनी का एक्सपेंशन करते हैं, जर्मनी को यूनाइट करते हैं। सिमिलरली हमें सेम यही कंडीशन इटली में भी दिखती है। वहाँ पे भी नेशनलिज्म का राइज होता है और वहाँ पे भी मुसोलिनी जैसे लीडर एमर्ज होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है वो उसका कारण कहीं ना कहीं ये नेशनलिज्म का राइज बन जाता है। अब इस स्लाइड में हम नेशनलिज्म को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अगर हम नेशनलिज्म को थर्ड वर्ल्ड कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी होती है वही थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कॉलोनियलिज्म को ख़त्म करने का कारण बनती है। और इस तरह हम देखते हैं कि जो फ्रेंच, डच या ब्रिटिश कॉलोनीज़ होती थी वो अपने इम्पीरियलिस्टिक मास्टर से फ्रीडम लेने लगती हैं। मतलब वहाँ पे भी नेशनलिज्म की फीलिंग जागृत होती है, वहाँ के लोग फॉरेन गवर्नमेंट का अपोज करने लगते हैं। और इस प्रकार नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जैसे कि अफ्रीका की कंट्रीज़, लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ या कहीं एशिया की कंट्रीज़ में वहाँ के लीडर्स के द्वारा वो नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाया जाता है। और उसकी हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, सोसाइटी जो होती है उन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, उसके लिए प्राउड फील कराया जाता है उनको। क्योंकि आज तक अंग्रेज़ों ने या जितने भी कॉलोनियल पावर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जहाँ पे उन्होंने कॉलोनी बनाई वहाँ पे उनको इन्फीरियर फील कराया। मतलब उनको ये बताया कि आप जो हैं वो बहुत, आपका कल्चर अच्छा नहीं है, आपकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, आपका रंग अच्छा नहीं है, मतलब उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया। लेकिन जब नेशनलिज्म की फीलिंग इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आती है तो उनको अपनी हिस्ट्री, अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर पर प्राउड फील होता है और वो कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल मास्टर कंट्रीज़ होती हैं उनके अगेंस्ट में वो एक मूवमेंट इस्टेब्लिश करती हैं और उनके अंदर भी इंडिपेंडेंस और सेल्फ रूल की फीलिंग आ जाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि 20वीं सेंचुरी आते आते जो नेशनलिज्म का राइज जो होता है वो एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताती हूँ। जैसे टर्की में कमाल आतातुर्क हमें देखने को मिलते हैं, वहीं इजिप्ट में हमें जमाल अब्दुल नासिर देखने को मिलते हैं, वहीं इंडिया में हमें महात्मा गांधी देखने को मिलते हैं और चाइना में सन यात सेन जैसे लीडर हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नेशनलिज्म उनके इंडिपेंडेंस का कारण बना था। अब आइए नेशनलिज्म को हम टुडे वर्ल्ड है या करंट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसके कंटेक्स्ट में समझते हैं। तो यहाँ पे कई डिबेट है नेशनलिज्म को लेकर के। यहाँ पे ये कहा जाता है कि अब जो नेशनलिज्म की जो विचारधारा है, कई स्कॉलर्स ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है या जो इसकी आइडियोलॉजी है वो फेड हो रही है। मतलब समय के साथ वो बहुत ज़्यादा फेड हो गई है क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न हैं। इसमें वो पहला रीज़न देते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और न्यू लिबरल पॉलिसीज़ का आ जाना।
इसका मतलब ये है कि जब से जो न्यू वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन और न्यू लिबरल पॉलिसीज़ आई हैं तो इससे क्या हुआ है, ट्रेड बैरियर हट गया है, पीपल्स गुड्स सर्विसेज का फ्री मूवमेंट हो रहा है और ये पूरा वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो गया है। मतलब अब नेशनल बॉर्डर्स का जो इम्पोर्टेंस था वो थोड़ा कम हो गया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये हमें नेशनलिज्म को फेड करता हुआ दिखाई देता है। वहीं अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसमें आता है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का इतना राइज हो गया है, लोगों के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है। इसकी वजह से क्या है, पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है और यही जो कनेक्शन की फीलिंग है वो सिर्फ एक कंट्री में ना होकर हम एक ग्लोबल कनेक्शन फील कर रहे हैं। वहीं इसमें अगला आता है कि अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनका रोल काफ़ी बढ़ गया है, जैसे कि यूएन हो गया। ये सब तो वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, यूएन के थ्रू, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू या डब्ल्यूटीओ के थ्रू, आईएमएफ के थ्रू, ये सब का रोल काफ़ी बढ़ गया है वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो। वहीं इसमें आता है रीजनल इंटीग्रेशन होने लगा है, नेक्स्ट है, जिसमें हम यूरोपीय यूनियन, आसियान, सार्क, ब्रिक्स जैसे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, मल्टीलेटरल रीजनल फोरम्स देखते हैं, जहाँ पे यूरोपीय यूनियन को अगर मैं एग्जांपल दूं तो यूरोपीय यूनियन में 27 या 28 कंट्रीज़ हैं जिसमें जिनकी अपनी करेंसी है, जिनमें फ्री ट्रेड हो रहा है, फ्री मूवमेंट हो रहा है। और ये सब इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये सब जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहीं ना कहीं स्टेट की जो सॉवरेनिटी होती है उसको कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर 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 हम अगला चीज़ देखें तो उसमें आता है माइग्रेशन ऑफ पीपल्स। मतलब लोगों का अब इतना माइग्रेशन हो रहा है। इस सब में देखा माइग्रेशन को, अगर हम इस टर्म में देखें कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, गुड्स और सर्विसेज इधर से उधर फ्लो कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, जो हाईली क्वालिफाइड या स्किल्ड लोग हैं वो माइग्रेट हो रहे हैं डेवलप्ड कंट्री की ओर। मतलब ये देखा जाए कि जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ से वो एजुकेशन लेकर या स्किल्ड होकर वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की ओर माइग्रेट हो रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे इंडिया में लोग पढ़ लिए, लिख लिए, चलो आईटी की पढ़ाई की है, कुछ भी ऐसा स्किल वाली पढ़ाई की है और वो क्या हुए, माइग्रेट हो गए जॉब की सर्च में यूएस, यूरोप जैसी कंट्री में। तो हम देख रहे हैं कि कैसे माइग्रेशन बढ़ रहा है, लोग एक इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि बॉर्डर लेस लग रही है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, वर्ल्ड कनेक्टेड हो गया है, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है इस वजह से। वहीं अगला आता है, यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब ट्रेड बैरियर नहीं रह गया, लोग फ्रीली ट्रेड कर रहे हैं एक कंट्री दूसरी कंट्री से। और इसमें नेक्स्ट आता है कि अब हमारे पास कॉमन ग्लोबल चैलेंजेस है, लाइक क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग। ये सब ऐसे कॉमन चैलेंजेस हैं, ऐसे ग्लोबल चैलेंजेस हैं जैसे कोई एक कंट्री मिलकर सॉल्व नहीं कर सकता, उसके लिए नेशनलिज्म काम नहीं आएगा। ऐसे में सारी कंट्रीज़ को कलेक्टिवली साथ आना होगा। तो ये सब रीज़न जो अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो देखने को मिल रहे हैं, इसकी वजह से कहा जाता है, कई स्कॉलर्स ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नेशनलिज्म जैसे जो कंसेप्ट है वो फेड हो रहा है। जैसे कि इससे पहले के स्लाइड में मैंने बताया कि कैसे कई स्कॉलर आर्ग्यू करते हैं कि करंट समय में जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है वो फेड हो रहा है और उसके बहुत सारे रीज़न भी मैंने बताए। लेकिन अब मैं आपको इस स्लाइड में ये बताने वाली हूँ कि इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी हमें वर्ल्ड में इकोनॉमिक नेशनलिज्म और कल्चरल नेशनलिज्म देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म की। अगर मैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करूँ तो इसे डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक प्रोडक्शन और कंजम्पशन को सपोर्ट किया जाता है इसमें, ठीक है। इसके थ्रू जो गुड्स का जो सप्लाई चेन होता है उससे अपने कंट्री में आने से रोका जाता है और ट्रेड बैरियर्स लगाए जाते हैं। मतलब इसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि मान लो कोई कंट्री है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोटेक्शनिज्म मतलब संरक्षणवादी वो हो रहे हैं कि दूसरे कंट्री का जो इकोनॉमिक गुड्स हैं, सर्विसेज है, वो हमारे कंट्री में ना आ पाए क्योंकि हमारे पास इतना इनफ है कि हम दूसरों को एंट्री ना दें। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे वो लोग प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रहे हैं और दूसरे कंट्री को अपने कंट्री में अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते हैं। तो ये एक तरह का इकोनॉमिक नेशनलिज्म है। इसका मैं रिसेंट एग्जांपल देती हूँ। अभी हमने सुना है कि यूएस चाइना के बीच ट्रेड वार हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि दोनों कंट्री क्या कर रही हैं, इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रही हैं, ठीक है। और इसके थ्रू क्या कर रही हैं, वो एक दूसरे कंट्री के ऊपर ट्रेड बैरियर लगा रही हैं ताकि कोई दूसरा कंट्री उनके कंट्री में आकर या उनके कंट्री में उनका मार्केट का यूज़ ना कर सके। तो ये एक तरह का क्या है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म है। वहीं अगर दूसरी बात करूँ मैं यूरोपीय यूनियन की, तो अभी यूरोपीय यूनियन से ब्रेग्जिट हुआ। ब्रेग्जिट का मतलब है कि ब्रिटेन का एग्जिट हो गया यूरोपीय यूनियन से। क्यों, ये सब के पीछे है इकोनॉमिक नेशनलिज्म है। तो वही है ना कि लोग अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमिक नेशनलिज्म अपना रहे हैं।
तो हम वर्ल्ड में इस तरह इकोनॉमिक नेशनलिज्म देख रहे हैं। और वहीं अगर मैं कल्चरल नेशनलिज्म की बात करूं तो कई ऐसे मीन्स हैं, कई ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिससे कल्चरल नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें अपने सिविलाइजेशन या अपने कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हिंदू कल्चर या हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। या बात करूँ योगा की, तो योगा को क्या किया जा रहा है, योगा के थ्रू एक इंटरनेशनली डोमिनेशन क्रिएट किया जा रहा है ना, मतलब एक तरह का कल्चर डोमिनेशन क्रिएट किया जा रहा है। अब तो हम इंटरनेशनल योगा डे भी मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे हिंदू कल्चर या हमारे इंडिया के कल्चर का पार्ट रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लैंग्वेज और लिटरेचर का प्रमोशन किया जाता है, ठीक है। और आज भी हमें कई दूसरे कंट्री में रेसिस्ट अटैक देखने को मिलते हैं कल्चर के नाम पर, है ना। तो एक ये भी है कल्चर नेशनलिज्म की वजह से। वहीं हम देखते हैं कि अपने फिल्म्स, अपने लिटरेचर के थ्रू अपने कल्चर का डोमिनेशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। वहीं मैं एक और चीज़ बताती हूँ, सॉफ्ट फूड कल्चर। ये क्या होता है कि देखो आज हम क्या कर रहे हैं, इंडिया में मैकडोनल्ड खा रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं या सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, ये क्या है, ये हमारे कल्चर का कभी पार्ट नहीं रहा है, ये जो है वेस्टर्न कल्चर का पार्ट रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये हमारे कल्चर में क्या हो रहा है, डोमिनेशन क्रिएट कर रहा है ना। तो ये सब हो रहा है कि कल्चरल डोमिनेशन क्रिएट किया जा रहा है, मतलब अपनी चीज़ों के थ्रू कल्चर डोमिनेशन क्रिएट किया जा रहा है, कल्चर नेशनलिज्म क्रिएट किया जा रहा है। तो इस तरह हम करंट में भी इकोनॉमिक नेशनलिज्म और कल्चरल नेशनलिज्म को देख पा रहे हैं। अब आइए ब्रीफ में हम नेशनलिज्म के टाइप्स को समझ लेते हैं। तो बेसिकली इसके 4 टाइप्स होते हैं, इसमें पहला है लिबरल नेशनलिज्म, दूसरा है एग्रेसिव नेशनलिज्म, तीसरा है टोटलिटेरियन नेशनलिज्म और चौथा है इंटीग्रल नेशनलिज्म। जो लिबरल नेशनलिज्म होता है वो हमें 19वीं सेंचुरी में दिखाई देता है, और इस नेशनलिज्म के थ्रू क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन या यूनिफिकेशन प्रोसेस किया जाता है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो या यूरोप की कोई कंट्री हो। और ये जो नेशनलिज्म होता है वो ना ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है या ना ही बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव होता है। ये सिर्फ सॉलिडारिटी बेस्ड होता है, जिसमें मिडिल क्लास को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और कहीं ना कहीं लिबरल नेशनलिज्म में जो कल्चरल नेशनलिज्म होता है उसको ही पॉलिटिकल नेशनलिज्म में कन्वर्ट करके यूनिफिकेशन या और सॉलिडारिटी प्रोसेस किया जाता है। अब दूसरा आता है एग्रेसिव नेशनलिज्म, जो हमें लेट 19वीं सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में देखने को मिलता है, जहाँ पे जो नेशनलिज्म होता है वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है। और इसका पीछे रीज़न क्या होता है कि उस समय वर्ल्ड में ट्रेड, इंडस्ट्री, मिलिट्री, नेवल सुप्रीमेसी को लेकर के डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच क्या होती है, राइवलरी होती रहती है, ठीक है। और हर कोई अपना डोमिनेशन क्रिएट करना चाहता है, इसलिए सब कोई कॉलोनी बनाने के लिए वहाँ पर संघर्ष करते रहते हैं। और ये भी कहा जाता था कि जिसके पास जितनी ज़्यादा कॉलोनी होगी, जितना ज़्यादा डोमिनेशन होगा, वो उतना ही पावरफुल होगा, ऐसा माना जाता था। इसलिए जो नेशनलिज्म का लेवल था वो बहुत एग्रेसिव हो गया था। और इस तरह हम देखते हैं इसी का परिणाम ये हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का परिणाम क्या हुआ था कि 3 एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गए थे, जिसमें से ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर था, और जार एम्पायर था, और ऑटोमन एम्पायर था। अब इसमें आता है टोटलिटेरियन नेशनलिज्म, ठीक है। टोटलिटेरियन नेशनलिज्म में क्या होता था कि स्टेट के पास जो पावर होता था वो बहुत ज़्यादा होता था, और स्टेट जो होता था वो सुप्रीम इंस्ट्रूमेंट होता था पावर को एक्सरसाइज करने का, और वहाँ पे लोगों के पास राइट नहीं होते थे, और सारे लोगों को स्टेट की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग एक्ट करना होता था। तो ऐसा नेशनलिज्म हमें कब दिखाई देता है, यूएसएसआर में दिखाई देता है। और जस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम ये ऐसा नेशनलिज्म हम फासिज्म के रूप में इटली और जर्मनी में भी देख सकते हैं। जर्मनी में जो था वो नाजिज्म था और इटली में फासिज्म था। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे एक टोटलिटेरियन स्टेट बनता है इसके थ्रू, और उस टोटलिटेरियन स्टेट में एक आइडियोलॉजी होती है जिसे ही नेशनलिज्म कह दिया जाता है, और उस आइडियोलॉजी के थ्रू स्टेट को बांध के रखने की कोशिश की जाती है और लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है, और वहाँ पे ऐसा नेशनलिज्म, उस मैनिपुलेशन के द्वारा ऐसा नेशनलिज्म क्रिएट किया जाता है जिससे कि लोग जो हैं वो स्टेट को या उस पावरफुल स्टेट को पूजने लगें या फिर रिस्पेक्ट करने लगें उस नेशनलिज्म के थ्रू। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है इंटीग्रल नेशनलिज्म। इंटीग्रल नेशनलिज्म क्या होता है, जो हमें 20th सेंचुरी में देखने को मिलता है, और ये जो होता है वो 19th सेंचुरी के नेशनलिज्म से बिल्कुल अलग होता है। इंटीग्रल नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी के पीछे कोर आइडिया ये होता है कि व्हाट इज़ गुड फॉर माय नेशन इज़ गुड फॉर द वर्ल्ड, मतलब जो हमारे नेशन के लिए गुड है वो वर्ल्ड के लिए भी गुड है। इसलिए इसमें ऐसे नेशनलिज्म की कल्पना की जाती है जो पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल कंट्री समझे। मतलब यहाँ पे एक नैरो नेशनलिज्म नहीं होता है, एक मॉडरेट नेशनलिज्म होता है इस इंटीग्रल नेशनलिज्म में।
तो इस प्रकार हमने नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को बहुत डिटेल में समझा और जाना कि नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म 19वीं सेंचुरी में कैसा था, थर्ड वर्ल्ड में कैसा था और इसके टाइप्स क्या हैं और इस वर्ल्ड में जो करंट सिचुएशन में जो इकोनॉमिक और कल्चरल नेशनलिज्म है वो कैसे डोमिनेशन क्रिएट कर रहा है, वो भी आज हमने जाना। अगर आपको इसी तरह पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इट इज़ माय स्मॉल इनिशिएटिव टुवर्ड्स स्प्रेडिंग नॉलेज। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और हाँ, अपने विचार, अपने सजेशन कमेंट करना ना भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।